आज हमारा नया टॉपिक है धातु एवं अधातु क्रिया कैसे करते हैं। आपने अनेक प्रकार के यौगिक पढ़े, उनके अणुसूत्र पढ़े। जैसे साधारण नमक की बात करें, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम के क्लोराइड या मैग्नीशियम का सल्फेट, तो इस तरीके से अनेक यौगिक बनते हैं। ये यौगिक कैसे बने, जैसे आपने पढ़ा कि एल्यूमिनियम क्लोराइड का सूत्र AlCl3। ऐसा क्या कारण रहा कि ये धातु भाग और ये अधातु भाग आपस में संयोजित हुए और यौगिकों का निर्माण हुआ? क्या ऐसा कारण था कि अधातु और धातुओं ने आपस में अभिक्रिया करके यौगिकों का निर्माण किया? तो आज हम इसी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज अपना टॉपिक है धातु अधातु क्रिया कैसे करते हैं। आपने कक्षा 9 में पढ़ा, परमाणु की संरचनाएं पढ़ी और वहाँ पे नेल्स बोर का परमाणु प्रतिरूप पढ़ा। नेल्स बोर के परमाणु प्रतिरूप में बताया गया था कि नाभिक सबसे मध्य में होता है, जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर निश्चित वर्ताकार पथ में गति करते हैं, जिन्हें कोश कहा गया। इन कोश को नंबर या अल्फाबेटिक नाम, जैसे नंबर देंगे तो 1, 2, 3, 4 इस तरीके से आगे नंबर दे सकते हैं, या कोश के L, M, N इस तरीके से संबोधित किया गया। तो नील्स बोर के परमाणु प्रतिरूप में आपने पढ़ा कि परमाणु उदासीन होता है। किसी भी परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं उतनी ही संख्या में इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश और प्रोटॉन पे धनावेश। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, यानी धनावेश और ऋण आवेश बराबर होते हैं। इस कारण से परमाणु उदासीन होता है। लेकिन आपने एक चीज़ और पढ़ी, परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक क्या था कि नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, जिसको सामान्य भाषा में परमाणु क्रमांक कहा गया। और ये जितना परमाणु क्रमांक होता है, जितना प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाते हैं। हम ये कह सकते हैं कि जितने परमाणु क्रमांक है उस परमाणु में उतने ही इलेक्ट्रॉन हैं। इस स्थिति में क्या होता है, आपने एक सूत्र पढ़ा, ऐसा तो है नहीं कि जितने इलेक्ट्रॉन है वो एक ही कोश में चक्कर लगा रहे हैं। उसको किस कोश में 1 नंबर में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 में कितने, 3 में कितने और 4 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, उनकी संख्या ज्ञात करने का एक सूत्र बताया गया था, 2n²। n का मान क्या है, कोश की संख्या। कोश की संख्या। जैसे आपको कोई पूछ ले पहली कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो 2n² के हिसाब से 2 गुणा कोश की संख्या 1 का वर्ग 1 होता है। तो पहली कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2। जैसे कि हाइड्रोजन या हीलियम में हो सकते हैं। हीलियम में पूरे 2 होते हैं। दूसरी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी हो तो n का मान 2 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, 4 दूनी 8, यानी दूसरी कोश में L कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं। अगर आपको कोई पूछ ले तीसरी कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो n का मान कितना हो जाएगा, 3 का वर्ग करोगे तो 9। तो सूत्र में अधिकतम तीसरी कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 18। चौथी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी हो, इस कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा सकते हैं, तो 4 चौके 16, 16 दूनी 32। तो इस तरीके से प्रत्येक कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात की जा सकती है। अब यहाँ ध्यान देंगे, अलग अलग परमाणु क्रमांक वाले जो तत्व होते हैं, चाहे धातु हो, चाहे अधातु हो, चाहे गैसें हो, उन सभी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है। जितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस हिसाब से इसमें डिवाइड कर देंगे प्रत्येक कोश में। लेकिन ध्यान ये रखोगे, 1 नंबर और 2 नंबर के बाद में 2 नंबर अधिकतम कोश होते हैं। पहले 1 नंबर कोश भरी, 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। 2 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद में दूसरी कोश भरी, 8 इलेक्ट्रॉन भर दिए। तीसरी कोश में पहले 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। पहले कितने भरेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। 8 इलेक्ट्रॉन
जैसे 8 से कम है तब तो जैसे किसी में 5 रह गए, किसी में 4 रह गए, तब तो यहीं रह जाएंगे। लेकिन किसी में तीसरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा बचे हुए हैं तीसरी कोष के लिए, तो पहले 8 भरेंगे, फिर 1 2 इसमें भरेंगे। जब इसमें 8 आ जाएंगे तो 8 के बाद में 9 10 11 से लेकर के और 18 तक इसमें भरे जाएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉनों का विन्यास कैसे बनता है आप कक्षा 9 में पढ़ चुके। हम इसमें इतना गहराई से नहीं जाएंगे, लेकिन ध्यान ये रखना है आपको कि वे ही परमाणु स्थायी होते हैं, वे ही तत्व के परमाणु स्थायी होते हैं जिसके अंतिम कोष या तो पूरी भरी हुई हो, या तो क्या हो, पूरी भरी हुई हो, या अंतिम कोष में उनके 8 इलेक्ट्रॉन यानी अष्टक पूरा हो, अष्टक क्या हो, पूरा हो। तो जिनकी बाहरी कोष या तो पूरी भरी हुई है या जिनके बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो, अष्टक का मतलब क्या होगा, सबसे बाहर जो कोष है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो, 8 इलेक्ट्रॉन हो, तब वो परमाणु स्थायी होते हैं। लेकिन अधिकांश परमाणुओं में, अधिकांश तत्वों के परमाणु में ऐसा नहीं होता है, न तो उनकी बाहरी कोष पूरी भरी हुई होती है और न ही उनके सबसे बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे पूरे होते हैं। तो वो क्या होंगे, परमाणु अस्थायी होंगे, चाहे धातु हो चाहे अधातु हो। वो क्या करेंगे, स्थायित्व प्राप्त करने के लिए या तो अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देंगे, यानी अष्टक पूरा करने के लिए क्या करेंगे, या तो इलेक्ट्रॉन त्याग देंगे या इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेंगे। एक उदाहरण के रूप में देखते हैं इसी सूत्र के, इसी फॉर्मूले से। जैसे सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11, कितना होता है, 11। यदि इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 2n² के हिसाब से बनाया जाए, पहली कोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दूसरी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8 आ सकते हैं, तीसरी में 18 आ सकते हैं, लेकिन 2 और 8 10 तो हो गए, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन बचा, तो इसको तीसरी कोष में, m कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। अब इसके पास अष्टक पूरा नहीं है, इसका अष्टक पूरा नहीं होने के कारण ये अस्थायी है, ये किसी से ऐसा कार्य करेगा अपना इलेक्ट्रॉन त्याग करके, और ये क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, इस 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर छोड़ देगा, 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। 1 इलेक्ट्रॉन निकालने पर अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 2 और 8। अब इसके बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 हो गए। इस स्थिति का मतलब वो स्थायित्व प्राप्त करने की ओर है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, परमाणु क्रमांक 11 है, इस स्थिति में इसके अंदर प्रोटॉन भी 11 है और इलेक्ट्रॉन भी क्या है, 11 है, यानी धनावेश और ऋणावेश बराबर है, तब तो ये उदासीन, ये क्या है, उदासीन। लेकिन इधर क्या होगा, प्रोटॉन तो इसके अंदर 11 ही रहेंगे क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 11 है, इसका मतलब इसके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 11 है। तो धनावेश तो हो गए 11 और इलेक्ट्रॉन बचे इसके पास, अब कितने बचे, 10। तो एक प्रोटॉन की मात्रा 1 ज़्यादा होगी ना, दोनों की तुलना करेंगे तो 1 प्रोटॉन क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो 1 प्रोटॉन ज़्यादा होता है, इस कारण से इसमें क्या कह सकते हैं, एक धनावेश दिखा देते हैं। इसका मतलब इसके पास अब 1 प्रोटॉन ज़्यादा है, या ये कह दो इसके पास पहले बराबर इलेक्ट्रॉन थे, तब तो ये उदासीन था, लेकिन इसने 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। 1 इलेक्ट्रॉन निकालने से और जो उसके ऊपर आवेश आ गया तुलनात्मक रूप से, तो 1 धनावेश बढ़ गया, ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन में तो होता है धनावेश और इलेक्ट्रॉन में होता है ऋणावेश। 1 इलेक्ट्रॉन उसने त्याग दिया तो ऋणावेश की मात्रा कम हो गई और धनावेश की मात्रा नाभिक पे क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। तो धनावेश की मात्रा जितनी ज़्यादा हो गई, उस तत्व के प्रतीक पर उतना ही धनावेश दिखा दिया जाता है। इसका मतलब ये सोडियम धनायन कहलाएगा, क्या कहलाएगा, धनायन। इसी तरीके से एक और अधातु है क्लोरीन, इसका परमाणु क्रमांक होता है 17, कितना होता है, 17। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे 2n² के हिसाब से तो आता है 2 8 और 7। इस स्थिति में क्या होता है, जितने प्रोटॉन हैं इसके पास उतने ही क्या है, इलेक्ट्रॉन है, यानी धनावेश और ऋणावेश बराबर है, और इस कारण से ये परमाणु उदासीन है। उदासीन तो है लेकिन इसकी बाह्य कोष में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, अष्टक पूरा नहीं है, तो ये स्थायी नहीं होगा, अस्थायी होगा। तो ये अपना अष्टक पूरा करना चाहेगा तो ये किसी ऐसे पदार्थ तत्व के साथ जाएगा जो इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे सके। मान लो इसको सोडियम मिल गया तो दोनों की सहूलियत होगी, सोडियम तो इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो ये स्थायित्व की ओर हो जाएगा,
और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये स्थायित्व होगी। तो क्लोरीन क्या करेगा, इस सोडियम के त्यागे हुए इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। अब इसके पास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2, 8 और 8। तो अंतिम कोष में, बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, प्रोटॉन तो है इसके पास पहले से 17 ही। प्रोटॉन की संख्या में न तो कमी हो सकती है न ये वृद्धि हो सकती है। इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तो इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास। अब कितने हो गए, 18। धनावेश 17 है और ऋण आवेश कितने हो गए, 18। तो एक ऋण आवेश ज़्यादा हो गए ना, तो इस परमाणु पे क्या आ जाता है, एक ऋण आवेश आ जाता है। इसका मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, तो क्लोराइड आयन बन गया। तो ये सोडियम धनायन और ये क्लोराइड ऋण आयन एक दूसरे को, इसके ऊपर धनावेश है विद्युत का और इसके ऊपर क्या है, ऋण आवेश, ये आपस में संयोजित हो जाएंगे और यौगिक बनाएंगे NaCl। तो इस तरीके से आयनिक यौगिकों का निर्माण होता है। तो सामान्य सी बात ही है, कोई भी धातु या अधातु क्रिया क्यों करते हैं, पहला कारण होगा अपना अष्टक पूरा कर स्थायित्व प्राप्त करने के लिए धातु और अधातु आपस में क्रिया करते हैं। और ये क्रिया कैसे होती है, धातुएं, समस्त धातुएं इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है और अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। दोनों तत्व आपस में इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करते हैं और आपस में स्थिर विद्युत बल द्वारा आपस में जुड़ जाते हैं, जिसको हम आयनिक यौगिक कहते हैं। हम कुछ उदाहरण लेते हैं आवर्त सारणी के हिसाब से। कुछ गैसें लेंगे, उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझेंगे। कुछ धातुएं लेंगे, उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझेंगे। और कुछ अधातुएं लेंगे, उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझेंगे। जैसे गैस लेते हैं, हीलियम, इसका परमाणु क्रमांक होता है 2 और नियोन, इसका परमाणु क्रमांक होता है 10। ये तो है गैस। अब कुछ धातु लेते हैं अपन, जैसे सोडियम, इसका परमाणु क्रमांक होता है 11। मैग्नीशियम, इसका परमाणु क्रमांक होता है 12। एल्यूमिनियम, इसका परमाणु क्रमांक होता है 13। इसके अलावा कुछ अधातु लेते हैं। तो हमने कुछ गैस ली, इस उदाहरण को समझेंगे, इसी घटना को कोई धातु और अधातु क्रिया क्यों करते हैं इस उदाहरण को समझने के लिए आगे और करते हैं। कुछ गैस जैसे हीलियम, इसका परमाणु क्रमांक 2। नियोन, इसका परमाणु क्रमांक 10। परमाणु क्रमांक का मतलब समझ गए ना, उदासीन परमाणु के अंदर उसके नाभिक में प्रोटॉन की संख्या कितनी है, उसको कहा जाता है परमाणु क्रमांक। जितना परमाणु क्रमांक होता है उसमें इलेक्ट्रॉन भी उतने ही होते हैं। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12, एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक जैसे 20 दे दिए। इस प्रकार से कुछ अधातु लेते हैं, जैसे फास्फोरस लिया, इसका परमाणु क्रमांक 15। सल्फर लिया, इसका परमाणु क्रमांक 16। क्लोरीन लिया, इसका परमाणु क्रमांक क्या है, 17। आगे जो 18 होगा वो आर्गन का हो जाएगा, जो उत्कृष्ट गैसों में आएगा। जैसे आर्गन है, ये भी गैस ही है, उत्कृष्ट गैस है, इसका परमाणु क्रमांक होता है 18। तो इस तरीके से हमने अनेक उदाहरण लिए, गैस भी लिए, धातु भी लिए और अधातु भी लिए। इन गैसों की बात करते हैं, इनको उत्कृष्ट गैस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, ध्यान से देखेंगे। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो इसमें पहली कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस हीलियम की बाहरी कोष अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं इसके अंदर, यानी बाहरी कोष पूरी भरी हुई है और पूरी भरी होने के कारण ये स्थायी है, किसी से क्रिया नहीं करेगी। अगर नियोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास आता है 2n² के हिसाब से। पहली कोष में 2, दूसरी कोष में 8, 10 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। दूसरी कोष भरी हुई 8 इलेक्ट्रॉन है, भरी हुई भी है, और अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 पूरे चाहिए, यानी इनका अष्टक भी पूरा है साथ साथ में। तो ये भी किसी से क्रिया नहीं करेगी क्योंकि ये क्या है, स्थायी है। दूसरा आर्गन देखो, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 2, 8 और 8 होता है। तीसरी कोष में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन तो आ सकते हैं, लेकिन इसमें कितने, 18 के हिसाब से 8 इलेक्ट्रॉन ही बचे, तो इसका भी अष्टक पूरा है। तो अष्टक पूरा यानी अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन कह दो, चाहे अष्टक पूरा हो। इस कारण से ये क्या होती है, स्थायी है। तो ये किसी से क्रिया नहीं करती। ऐसी
गैसें हैं जिनका अंतिम कोष पूरा भरा हुआ हो या अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन जिनका अष्टक पूरा हो, उन्हें उत्कृष्ट गैसें कहा जाता है। अब धातुओं की बात करें, धातुओं में आप देखोगे सोडियम का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाओगे तो इसका आएगा 2 8 और 1। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास बनाओगे तो 2 8 2। एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास बनाओगे तो 2 8 3। कैल्शियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास बनाओगे 2 8। तीसरी कोष में 18 आ सकते हैं, लेकिन पहले कितने आएंगे? 8 आएंगे। फिर चौथी कोष में जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन तो हो गए ना। अब इसकी सबसे भारी कोष देखिए, न तो इनकी सबसे भारी कोष पूरी तरीके से भरी हुई है और न ही इनका अष्टक पूरा है, यानी नए ही भारी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये धातुएं स्थायी नहीं है, धातु तत्व क्या नहीं है? स्थायी नहीं है। तो वो क्या करेगा? इसको 7 इलेक्ट्रॉन लेना मुश्किल होता है तो 1 इलेक्ट्रॉन त्यागना आसान होता है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते ही इसके पास नया इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या बचेगा? 2 8 बचेगा। क्या बचेगा? 2 8। तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा है तो सोडियम पे 1 धनावेश आ जाएगा। धनावेश कैसे आया आपको बताया? इसमें इस स्थिति में जब इसने 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो प्रोटॉन तो थे 11 और इलेक्ट्रॉन कितने बचे? अब 10 बचे। 10 बचे तो प्रोटॉन पे धनावेश और इस पे ऋणावेश, तो एक धनावेश ज़्यादा हो गया ना, वो 1 धनावेश यहाँ पे ऊपर दिखा दिया जाता है। या सामान्य भाषा में कहोगे कोई भी तत्व जितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है, उदासीन परमाणु, कोई भी उदासीन परमाणु जितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है उतना ही धनावेश के ऊपर दिखा देते हैं। ठीक है, क्या कारण क्या है धनावेश आने का? ये आपको यहाँ दिख रहा है। इसी प्रकार से मैग्नीशियम 6 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना इसके लिए मुश्किल है, तो वो क्या करेगा? इन 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग देगा। ये 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग देगा और इसका इलेक्ट्रॉन लेना सब क्या हो जाएगा? 2 8 हो जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे इसलिए मैग्नीशियम पर 2 धनावेश आ जाएगा। एल्यूमिनियम, इसको 5 इलेक्ट्रॉन लेना इसके लिए मुश्किल है, तो ये क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर देगा। 3 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर देगा तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाएगा 8, यानी अब इसका अष्टक पूरा हो गया। और 3 इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो एल्यूमिनियम पर 3 धनावेश आ जाता है। इसी प्रकार से कैल्शियम है, इसको यहाँ पे चौथी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन लेना मुश्किल है, तो ये क्या करेगा? चौथी कोष के इलेक्ट्रॉनों को त्याग देगा। 2 इलेक्ट्रॉनों को त्यागना पड़ेगा और 2 इलेक्ट्रॉनों त्यागेगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन विन्यास बच जाएगा 2 8 8। इस कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है तो ये स्थायित्व की ओर होगा और कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं तो इस पर 2 धनावेश आ जाता है। तो देखोगे जितनी भी धातु परमाणु है उदासीन अवस्था में अस्थायी होती है, क्योंकि उसके अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते और इस कारण से क्या होता है? वो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं और धातुओं के धनायन बनाते हैं। तो धातु हमेशा इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके क्या बनाता है? धातु धनायन बनाता है। अब आगे देखेंगे फास्फोरस, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखेंगे 2 8 8 2 10 हो गए, बच गए कितने? 5। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास देखोगे 2 8 कितने हो गए? 6। इसके पास देखोगे 2 8 और 7। तो ये क्या करता है? 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। ये क्या करता है? 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तब इसका 8 इलेक्ट्रॉन। 5 इलेक्ट्रॉन त्यागने की बजाय ये इसका लिए आसान क्या होता है कि 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले, और 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है तो फास्फोरस का जो है फास्फाइड जो आयन है वो बनता है और उसके ऊपर -3 आवेश आता है। -3 कैसे आया? परमाणु क्रमांक कितना है इसका? 15, यानी इसके ऊपर प्रोटॉन धनावेश है वो तो है 15, लेकिन जैसे इसने 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 18। तो 3 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, 3 ऋणावेश ज़्यादा आ गए, इसलिए इसके ऊपर -3 आवेश आ जाएगा। या ये कह दो ये जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उतना ही ऋणावेश इसके ऊपर बढ़ा दो। यहाँ पे देखोगे सल्फर 6 है, अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो ये क्या करेगा? किसी ऐसे तत्व से क्रिया करेगा, जैसे मैग्नीशियम से क्रिया कर ले, इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दे, या सोडियम से ही क्रिया करे, 2 सोडियम मिलकर के 1 इलेक्ट्रॉन देंगे तो यहाँ इसके पास हो जाएंगे। तो ये क्या करेगा? अपना अष्टक पूरा कर देगा 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके और बना देगा 2 8 8 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन विन्यास,
और ये बन जाएगा सल्फर का -2 आयन, सल्फाइड आयन बन जाएगा, इसको सल्फाइड बोलेंगे। क्लोरीन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और अब इसका इलेक्ट्रॉन न्यास एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते कितना हो जाएगा 2 8 8 हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है इसने तो क्लोरीन पे एक ऋण आवेश आ जाएगा, यानी क्लोराइड आयन बन गया। तो ऐसी स्थितियों में क्या होता है, कुछ तत्व तो इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाते हैं और कुछ तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाते हैं। ये त्यागने और ग्रहण करने की क्रिया कब होती है, जब दोनों संपर्क में आते हैं। इलेक्ट्रॉन त्यागने वाला तत्व का परमाणु और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले परमाणु के संपर्क में आता है तो एक तो इलेक्ट्रॉन त्याग देता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, दो विद्युत धनी या विद्युत ऋणी आयन बन जाते हैं। दोनों के बीच में विद्युत आकर्षण बल बनता है, दोनों आपस में एक आकर्षण बल के द्वारा जुड़ जाते हैं और ऐसे यौगिकों को कहे जाते हैं आयनिक यौगिक, क्योंकि आयनों के जुड़ने से यौगिक बन रहा है तो आयनिक यौगिक, और ऐसा बंध कहलाता है आयनिक बंध। अब हम इन सिद्धांत के आधार पर कि धातु और अधातु आपस में क्रिया क्यों करते हैं और क्या प्रक्रिया होती है इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान क्रिया, इस आधार पर कुछ यौगिकों के आयनिक यौगिकों के निर्माण को समझेंगे। जैसे सोडियम है एक तरफ, तो आपको सोडियम बता दिया आपको, है ना। मैग्नीशियम क्लोराइड देखते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड कैसे, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है 12। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 12, अर्थात इसके अंदर इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखेंगे तो बनेगा 2 8 और 2। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा 2 8 और 7। ये स्थायित्व प्राप्त करने का प्रयास करेगा और अपना अष्टक पूरा करने के लिए इन 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग देगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो मैग्नीशियम का धनायन बनेगा और इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा अब 2 और 8। अब इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास में अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है, अर्थात इसका अष्टक पूरा है। अब क्लोरीन, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है 2 8 और 7। तो इस स्थिति में ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है और इसको चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन, तो क्या करेगा, एक क्लोरीन परमाणु और आ जाएगा। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास भी कितना है 2 8 7। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 में से एक तो इसको मिल जाएगा और एक इसको मिल जाएगा और इधर बनेगा क्लोराइड का ऋण आयन और इधर भी बनेगा क्लोराइड का। इसके ऊपर तो 2 धनावेश है और इन दोनों के ऊपर क्या है ऋणावेश। ये दोनों विद्युत आकर्षण बल के साथ इससे जुड़ जाएंगे। इस तरीके से मैग्नीशियम ये मैग्नीशियम 2 धनायन, क्लोराइड का ऋण आयन और क्लोराइड का ऋण आयन, ये दोनों आपस में जुड़ेंगे और यौगिक बनेगा MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो इस पे आपने देखा कि इसने तो इलेक्ट्रॉन त्यागा, धनावेश बनाया और त्यागे हुए इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके इन क्लोरीन ने क्या बनाया, क्लोराइड ऋण आयन बनाया। आपने 9वीं क्लास में पढ़ा है कि कोई भी यौगिक बनता है तो विद्युत की दृष्टि से उदासीन हो जाता है वापस। तो इसमें 2 धनावेश हैं, इसको मतलब उसको ऐसा तत्व जुड़ेगा जिसके पास 2 ऋणावेश हो। तो इस एक के पास तो एक ही ऋणावेश है तो ये कितने जुड़ जाएंगे, 2 जुड़ जाएंगे। और अपन सामान्य भाषा में दूसरे रूप से हम कह देते हैं कि इसकी संयोजकता इसके आगे लिख दो और इसकी संयोजकता इसके आगे लिख दो और संयोजकताओं का आपस में चेंज कर दो और ये एक इसके आगे आ जाएगा और Cl के आगे आ जाएगा 2। ये तो है केवल समझने की प्रक्रिया, घटना क्या हुई वो यहाँ पे स्पष्ट हो रहा है। मैग्नीशियम के पास 2 धनावेश है और एक क्लोरीन के पास 1 ऋणावेश है, तो ये 2 क्लोरीन जुड़ेंगे तब 2 ऋणावेश हो जाएंगे। 2 ऋणावेश 2 धनावेशों को क्या कर देंगे, विद्युतीय दृष्टि से उदासीन कर देंगे और ये आयनिक यौगिकों का निर्माण हो जाएगा। एल्यूमिनियम क्लोराइड कैसे बनता है, इसको आप भी इसी तरीके से देख सकते हो। जैसे कैल्शियम क्लोराइड की बात करें, कैल्शियम क्लोराइड ये आयनिक यौगिक है और ये कैसे बना। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक होता है 20, कितना होता है 20, और इसका जो इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा वो होगा 2 8 8 और 2।
तो ये क्या करेगा, अपना अष्टक पूरा करने के लिए सबसे भारी कोष के जो 2 इलेक्ट्रॉन है इनको त्याग देगा, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ने पर और कैल्शियम का धनावेश बन जाएगा, Ca+2 बन जाएगा। इसी प्रकार से इन त्यागे हुए इलेक्ट्रॉनों को, मान लो क्लोरीन ग्रहण कर रहा है, इसका इलेक्ट्रॉन न्यास होता है 2 8 7, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है त्यागने के लिए, तो ये क्या करेगा, 2 क्लोरीन परमाणुओं का अष्टक पूरा कर सकता है। तो 2 क्लोरीन परमाणु हो जाएंगे 2 8 7। ये एक एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर क्लोराइड ऋण आयन बना, इसका भी क्लोराइड ऋण आयन बना। ये दोनों क्लोराइड ऋण आयन मिलेंगे तब 2 ऋण आवेश आएंगे। इस अकेले पे 2 धनावेश है, तो ये आपस में विद्युत आकर्षण बल के द्वारा संयोजित होंगे, CaCl और यौगिक का नाम हो जाएगा CaCl2 यानी कैल्शियम क्लोराइड। इस पे 2 धनावेश था, इन दोनों पे 2 ऋणावेश आ गया। दोनों धनावेश और ऋणावेश आपस में एक दूसरे को निरावेशित कर देते हैं, अर्थात जो आयनिक बनेगा ये विद्युत की दृष्टि से उदासीन है। तो कई प्रश्न बनते हैं आपके कि आयनिक यौगिक वैद्युतीय दृष्टि से उदासीन क्यों होते हैं। तो आप कहोगे कि आयनिक यौगिकों में धात्विक भागों के धनावेश और अधात्विक भागों के कुल ऋणावेश आपस में बराबर होते हैं, इस कारण से ये आयनिक यौगिक विद्युत की दृष्टि से उदासीन होते हैं। तो आपने क्या देखा, धातुओं और अधातुओं के बीच में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ है। एक ने इलेक्ट्रॉन दिया और अधातु ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जो बंध बनता है उसको आयनिक बंध कहते हैं और ऐसे यौगिकों को आयनिक यौगिक कहा जाता है। अब हम आयनिक यौगिकों के गुणों की बात करेंगे। आपने आयनिक यौगिक बनने की क्रिया देखी, धातुओं ने तो इलेक्ट्रॉन त्यागा, धनायन बना, और अधातुओं ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, ऋण आयन बना। वो धनायन और ऋण आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और एक समूह बना लेते हैं आयनों का, और समूह बना करके आयनिक यौगिक बन जाते हैं। अब ये जो आयनिक यौगिक बने हैं इनके सामान्य गुण क्या हैं, इनके बीच में जो विद्युत आकर्षण बल बनता है इससे कई गुण इसके अंदर पैदा हो जाते हैं। तो इन आयनिक यौगिकों के गुण आप देखोगे, सबसे पहले देखोगे भौतिक प्रकृति आयनिक यौगिकों की। आपने नमक की डली ली है, छूने पे कठोर होती है कि रबड़ की तरह मुलायम होती है या पानी की तरह द्रव अवस्था में होती है? कठोर होती है। कैसी होती है? कठोर होती है। लेकिन इसको आप दाब दोगे तो, चोट मारोगे तो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, पाउडर के रूप में टूट जाएगा। जैसे नमक को पीसते हैं, बारीक कणों में पीस सकते हैं। तो पहला गुण है इनकी भौतिक प्रकृति में कि जितने भी आयनिक यौगिक हैं प्रकृति में कैसी अवस्था में होते हैं? कठोर अवस्था में होते हैं, ठोस अवस्था में होते हैं। परंतु इनकी प्रकृति भंगुर होती है। ठोस अवस्था में क्यों होते हैं? पहली बात कि धातु का धनायन और अधातु का ऋण आयन आपस में विद्युत आकर्षण बल के द्वारा एक दूसरे को बांध लेते हैं और एक ठोस यौगिक बना लेते हैं। इस कारण से ये कठोर होती है। भंगुर होने का क्या मतलब है? जब आप उसके ऊपर बल लगाओगे तो चूर्ण में बदल जाएगा। यह गुण भंगुरता कहलाता है। तो किसी भी आयनिक यौगिक पर आप हथौड़े आदि से चोट करोगे, बल लगाओगे तो ये भंगुर हो जाते हैं, टूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि बल लगाने पर जो आयनिक यौगिक के मध्य विद्युत आकर्षण बल है वो टूट जाता है और इस कारण से ये पाउडर में बदल जाते हैं। आपको प्रश्न पूछ सकता है कि आयनिक यौगिकों को तोड़ने के लिए बल क्यों लगाना पड़ता है? तो आपका उत्तर क्या होगा कि आयनिक यौगिकों के धनायन और ऋण आयनों के मध्य विद्युत आकर्षण बल होता है। उस बल को तोड़ने के लिए, विद्युत आकर्षण बल को तोड़ने के लिए हमें ऊपर से बल लगाना पड़ता है। दूसरा गुण गलनांक व क्वथनांक। जितने भी आयनिक यौगिक हैं उनके गलनांक और क्वथनांक, गलनांक माने वह ताप जिस पर कोई पदार्थ पिघलता है वो तो कहलाता है गलनांक, और क्वथनांक किसे कहते हैं? वह ताप जिस पर कोई पदार्थ उबलने लगता है, वाष्प के रूप में बदल जाता है, वो कहलाता है क्वथनांक। तो जितने भी आयनिक यौगिक हैं उनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। आपके प्रश्न ये आ जाता है कि समस्त आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक उच्च क्यों होते हैं? तो वही उत्तर होगा, एक ही उत्तर है कि आयनिक यौगिकों के जो आयन होते हैं विपरीत आयनों के कारण
उनके अंदर मजबूत विद्युत आकर्षण बल पाया जाता है। इस आकर्षण बल को तोड़ने के लिए ज़्यादा ताप और ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसी कारण से इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। जो उदाहरण के लिए देखोगे, सोडियम क्लोराइड अपना जो साधारण नमक है घरों में, ये 1074 केल्विन ताप पर पिघलता है, इससे पहले नहीं पिघलता। इसलिए दर्द वगैरह होता है तो गर्म सेक करते हैं तो नमक को गर्म किया जाता है, क्योंकि वो जल्दी से पिघलता नहीं है और उसके अंदर ऊष्मा लंबे समय तक पड़ी रहती है। तो सेक करने के लिए नमक को गर्म करके एक कपड़े में बांध लिया जाता है और दर्द पे सेक किया जाता है तो आराम मिलता है। केल्विन, केल्विन का मतलब क्या है? ये ताप मापने की एक इकाई है। किसी भी डिग्री सेल्सियस पैमाने में आप 273 का जोड़ कर दोगे तो केल्विन तापक्रम में बदल जाता है। मान लो 10 डिग्री सेल्सियस तापमान है किसी वस्तु का, उसमें 273 जोड़ दोगे तो बन जाएगा 283 केल्विन। क्या बन जाएगा? केल्विन। तो ये एक ताप मापने का पैमाना है। 273 जोड़ दो डिग्री सेल्सियस में तो केल्विन पैमाना बन जाता है। क्वथनांक कितना होता है सोडियम क्लोराइड का? 1686 केल्विन ताप। इसी प्रकार से मैग्नीशियम क्लोराइड है, इस नमक का गलनांक होता है 981 केल्विन ताप और क्वथनांक होता है 1685 केल्विन ताप। यानी बहुत उच्च ताप पर पिघलते हैं, बहुत उच्च ताप पर वाष्पित होते हैं। अब इनकी घुलनशीलता की बात करो। आप नमक लोगे, पानी में डालोगे, साधारण नमक लोगे ना सोडियम क्लोराइड, पानी में डालोगे और घोलोगे तो घुल जाएगा। लेकिन किसी तेलीय पदार्थ या अकार्बनिक विलायक में डालोगे तब उसमें नहीं घुलेगा। जैसे कैरोसिन या पेट्रोल में डालोगे नमक नहीं घुलेगा। तो देखोगे जल में क्या होता है? जल में कोई आयनिक पदार्थ डाला जाता है तो वापस अपने आयनों में टूट जाता है। जैसे ये अलग हो जाते हैं, सोडियम धनायन अलग हो जाएगा और क्लोराइड ऋण आयन अलग हो जाएगा। तो जितने भी आयनिक यौगिक हैं जल में तो होते हैं विलय, घुलनशील, और कैरोसिन पेट्रोल में होते हैं एकोमी, होते हैं अविलय। तो आपको पूछ सकता है कि ये जल में विलय क्यों होते हैं? तो आप कहोगे कि कोई भी आयनिक यौगिक को जब जल में डाला जाता है, ध्रुवीय विलायक में डाला जाता है, तो ये आयनिक यौगिक अपने मूल आयनों में वियोजित हो जाता है। इस कारण से जल में विलय होते हैं। विद्युत चालकता, यहाँ ध्यान दोगे, आयनिक यौगिक यदि ठोस अवस्था में, आयनिक यौगिक यदि ठोस अवस्था में, तब तो ये विद्युत के कुचालक होते हैं। आयनिक यौगिक आपने देखा, एक तो होता है आयनिक यौगिक में धनावेश और एक होता है आयनिक यौगिक में ऋण आवेश, यानी धनायन होता है और ऋण आयन होता है। ये दोनों जुड़ के आयनिक यौगिक बना रहे हैं। जब इनके बीच में आकर्षण बल बंधता है, ये जुड़ जाते हैं तो विद्युत की दृष्टि से उदासीन हो जाते हैं। तो ठोस अवस्था में क्या होता है? इनके बीच में प्रबल आकर्षण बल होता है और ये आयन एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति नहीं कर पाएंगे। और जब आयनों की गति नहीं होगी तो ये ठोस अवस्था में क्या होंगे? विद्युत के कुचालक होंगे। लेकिन इन्हीं को पिघला दिया जाए या जल में विलय कर दिया जाए, उस स्थिति में क्या होंगे? जल में विलय करने पर धनायन अलग हो जाएगा। जैसे सोडियम का धनायन अलग हो गया, नमक को उबालेंगे तो क्लोराइड का ऋणायन क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। ये स्वतंत्र रूप से गति कर सकते हैं। जब इनके अंदर इलेक्ट्रोड लगा के विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो धनायन, जो सोडियम धनायन है, ये तो जाएगा कैथोड की ओर और जो क्लोराइड ऋणायन है वो जाएगा एनोड की ओर। तो इन आयनों का स्थानांतरण हो सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन हो सकता है। इस कारण से आयनिक यौगिकों का जलीय विलयन जो होता है विद्युत का सुचालक होता है। गलित अवस्था में क्या होता है? इनके बीच में, पिघली अवस्था जब होती है तो इनके बीच में विद्युत आकर्षण बल कमजोर हो जाता है। उस स्थिति में भी वो आयनों का संचालन एक स्थान से दूसरे स्थान तक हो जाता है और ये विद्युत के सुचालक होते हैं।